हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल तक की क्लास में आप पढ़ चुके थे भारत की नागरिकता क्या है। तो उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार कैसे बने, मौलिक अधिकार को क्या क्या संरक्षण प्राप्त हैं और मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषता हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है तो और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। तो जैसे समझते हैं कि मौलिक अधिकार भारत में कि किस आर्टिकल में है और किस भाग में है, तो देखेंगे कि किस में है, भाग 3 में है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो अब समझते हैं कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं तो किस संविधान से प्रेरित हैं या कहां से लिए गए हैं, तो मेरे भाई अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के भौतिक, यानी कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की भौतिक प्लस नैतिक विकास के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और न्यायालय द्वारा इनको क्या मिलता है मेरे भाई, विशेष संरक्षण मिलता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो सीधी सीधी सिंपल भाषा में कहलाए कि किसी भी व्यक्ति का विकास कैसे होगा, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो जो और उनको न्यायालय क्या दे दे, एक विशेष संरक्षण दे दे, तो वो क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार का विकास कहां से हुआ या मौलिक अधिकार बने कैसे। तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास होता है 1215 ईस्वी में ब्रिटेन से होता है। कहां से होता है मेरे भाई, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में कैसे हुआ, ब्रिटेन से होता है। और ब्रिटेन के जो राजा होते हैं सर जॉन, और सर जॉन ने क्या करा, एक लिखित दस्तावेज दिया और उस लिखित दस्तावेज में ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए गए और उसी अधिकार को बोला गया, यानी कि ये क्या है, विश्व के यानी कि ब्रिटेन के क्या है, मौलिक अधिकार हैं, जिसे ब्रिटेन में बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। फिर उसी के बाद धीरे धीरे अलग अलग देशों ने क्या करने लगे, मौलिक अधिकार को लेने लगे। तो उसी में क्या होता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस फ्रांस ने 1789 ईस्वी को क्या करा था, मौलिक अधिकार को अपनाया था। मौलिक अधिकार दिए वहां के कुछ नागरिकों को और प्लस कुछ लोगों के लिए क्या दे दिए गए, कुछ अधिकार दे दिए गए। उन्हीं अधिकारों को क्या होता है, अलग अलग संरक्षण दे दिया गया। और इसी में क्या होता है, फ्रांस के राजा को खुद लुइस सोलमा को मौलिक अधिकार के उल्लंघन यानी कि मौलिक अधिकारों को ना मानने पर उनको क्या दे दी गई थी, फांसी की सजा दे दी थी। आपसे पूछ लेगा कि किस व्यक्ति को या किस राजा को मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर तो फांसी की सजा दी गई, तो किसको दी गई थी मेरे भाई, लुइस सोलमा को। किसको दी गई थी, लुई सोलमा को दी गई थी। अब समझते हैं कि अधिकार क्या है, भारत में कौन कौन से अधिकार हैं या कौन कौन से अधिकार होने चाहिए या संविधान में कौन कौन से अधिकारों के बारे में बात की है। ये तो अभी तक थे विदेश में, प्लस ये भारत के बारे में हमने सपना समझाया था। तो अब समझते हैं कि भारत में कौन कौन से अधिकार हैं। तो समझते हैं भारत में अधिकार, तो भारत में अधिकार को हम चार भागों से बांट कर डिवाइड कर सकते हैं या चार भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मौलिक अधिकार। तो भारत में जो मौलिक अधिकार है कहां से लिए गए, कौन कौन से, जैसे कि अभी तक पढ़ाया था, किसमें है, भाग 3 में है। और आर्टिकल किस में है, 12 से 35 तक है। किस तक है, 12 से 35 तक है। और कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं मेरे भाई, अमेरिका से लिए गए हैं। तो अब जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के किसी भी व्यक्ति का उल्लंघन होने पर तो व्यक्ति सीधा कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये क्या कहलाते हैं, भारत में मौलिक अधिकार। कि भारत के व्यक्तियों का विकास कैसे किया जाए, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, ये जो सभी बातें दी गई हैं कौन से आर्टिकल में दी गई हैं, 12 से 35 तक के आर्टिकल में दी गई हैं। आपके अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किस आर्टिकल में है, 12 से 35 तक है। और भारत में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और आपसे पूछ ले क्या मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कि डायरेक्ट व्यक्ति कहां जा सकता है, तो डायरेक्ट कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जैसे कि आपका कोई भी केस हो जाता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, पहले कहां जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा और उसके बाद कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकार क्या है। तो संवैधानिक अधिकार का सीधा सीधा मतलब होता है जो संविधान में तो है,
संविधान में हैं लेकिन भाग 3 से बाहर हैं। भाग 3 से बाहर का मतलब क्या है? भाग 3 में नहीं लिखे बल्कि भाग 3 के बाहर हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। अब संवैधानिक अधिकार में क्या है कि जो संविधान में लिखे हुए हैं तो वो सभी अधिकार कैसे कहलाते हैं आपके पास? संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे कि आपने माइंड में आ रहा होगा कि भैया ऐसा कौन सा है, जैसे कि आपने देखा होगा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है किस भाग में है, किस आर्टिकल में है? जब मूल अधिकार बना था तो मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार को क्या दिया गया था? मौलिक अधिकार दिया था। लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है और उस मौलिक अधिकार को क्या करते हैं, उसे हटा दिया जाता है संपत्ति के अधिकार को, और इसे किस में डाल दिया जाता है? भाग 12 में डाल दिया जाता है और आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया जाता है। तो ये क्या कहलाया? संवैधानिक अधिकार, यानी कि जो हमारे पास संविधान में है। पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है? संवैधानिक अधिकार है। अब आता है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का मतलब है ऐसा कोई भी अधिकार, ऐसा कोई भी अधिकार जो क्या हो? कानून की देन हो। क्या हो मेरे भाई? कानून की देन हो, यानी कि संसद द्वारा कानून बनाकर उस संविधान को क्या, उस संविधान में यानी कि उस मौलिक अधिकार को जोड़ा गया हो, तो वो क्या कहलाता है? आपके पास कानूनी अधिकार कहलाता है। संसद समय समय पर क्या करती है? हमारे संविधान में संशोधन करती है, और जब संविधान में संशोधन करती है तो उसी के आधार पर नए नए कानून बनाती है, और वो जो कानून बनाया है और यदि वो अधिकार हैं, वो क्या कहलाते हैं? कानूनी अधिकार कहलाते हैं। अब समझते हैं कानूनी अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि कानूनी के अधिकार में सबसे पहले समझ सकते हैं मातृत्व का अधिकार। मातृत्व का अधिकार किस में आता है? कानूनी अधिकार में आता है। मातृत्व का अधिकार, मातृत्व का अधिकार क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोई भी महिला है, उस महिला को क्या है, यदि वो गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, तो उसे क्या कर सकते हैं? 24 हफ्ते के लिए उसको क्या दिया जाता है? वो सरकारी कार्यालय में काम कर रही हो या प्राइवेट कार्यालय में काम कर रही हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 24 हफ्ते के लिए अवकाश दिया जाएगा, उसकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। ये स्पेशल उसको क्या मिला होता है? मातृत्व का अधिकार मिला होता है। ऐसे आपके पास बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं। तो अब समझते हैं कानूनी अधिकार। अब जैसे कि आपने देखा होगा मौलिक अधिकार में व्यक्ति सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहां नहीं जा सकता? सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा जाए जैसे कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने पर क्या व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, तो पहले कहां जाएगा? यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा। सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही कहां जाता है मेरे भाई? वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब आता है कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, क्या? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार होते हैं वो अधिकार क्या कहलाते हैं? आपके पास मानव अधिकार कहलाते हैं। जैसे गरिमापूर्ण जीवन कैसे? अब आप बोलेंगे कि भैया गरिमापूर्ण जीवन कैसे? अब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कैसे जीवन जिया जाए, जो भी अधिकार होंगे वो क्या कहलाएंगे? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कहलाएंगे। जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग केस में आपने अलग अलग देखा होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को यदि जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन होने पर क्या व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है? तो जैसे कि आपने देखा है मौलिक अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, संवैधानिक कोर्ट इसमें क्या जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है। कानूनी अधिकार में क्या है आपका? सीधा सीधा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है। यदि आपके मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कहां नहीं जा सकते? ना ही तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि मानव अधिकार क्या है? आपकी मम्मी सुबह सुबह क्या कर रही है? 4 बजे उठा रही है या 5 बजे उठा रही है सुबह पढ़ने के लिए, तो क्या है आप, लेकिन आपको नींद पूरी होनी चाहिए, तो ये आपका मानव अधिकार है कि आप 6 बजे तक सोए, आराम से सो सकते हैं। लेकिन मम्मी से ये तो नहीं कह सकते कि मम्मी ने उठा दिया कि मम्मी मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ या हाई कोर्ट जा रहा हूँ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे सुबह उठा क्यों दिया? तो ये क्या है? सोना एक गरिमापूर्ण जीवन था। तो इस सीधा क्या है? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? मानव अधिकार कहलाता है। इसे में आगे समझते हैं। अब मौलिक अधिकारों को क्या विशेष संरक्षण प्राप्त है? कि अब जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा क्या है? संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति कहां जाता है? सीधा सीधा जैसे कि अभी बताया था
किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद मौलिक अधिकारों को केवल निलंबन होगा तो वो भी क्या होगा, विशेष परिस्थिति में होगा। पहली बात तो हो नहीं सकता, होगा तो होना चाहता है तो क्या होगा, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं निलंबन। विशेष निलंबन का मतलब क्या है कि उसे स्थगित कर सकते हैं, यानी कि उसे रोक सकते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होगा तो किस बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा। जैसे कि विशेष बहुमत क्या होता है, अब मैंने आपको बताई थी मेजोरिटी क्या है, तो कल तक की क्लास में आपको पहले भी समझा चुका था कि बहुमत क्या होता है। बहुमत को देखते हैं, बहुमत को हम तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है साधारण बहुमत, एक क्या होता है विशेष बहुमत, एक क्या होता है प्रभावी बहुमत। अब सबसे पहले समझते हैं विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत का मतलब है न्यायालय द्वारा 2/3 से कोई भी प्रस्ताव पास होता है। किससे होता है मेरे भाई, 2/3 से कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो वो क्या कहलाता है, विशेष बहुमत कहलाता है। तो सीधा सीधा क्या है, मौलिक अधिकारों को 3 विशेष संरक्षण प्राप्त है। पहला, यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो वो सीधा कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की। मेरा मेरा तो क्या हो गया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और उसका स्थगन होना है, यानी कि उसको निलंबन करना है, तो वो भी क्या होगा, विशेष परिस्थिति में जब कंडीशन बहुत ज्यादा डेंजर हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। और यदि आपसे बोला जाए कि मौलिक अधिकार में क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है, तो हाँ संशोधन हो सकता है, विशेष बहुमत से होता है। इसमें बहुत सारे केस हैं जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे या अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, क्या नहीं है, पहला मौलिक अधिकार क्या नहीं है, असीमित नहीं है। दूसरा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या उल्लंघन ना भी होता है तो सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ये क्या करेगा, मौलिक अधिकार को मनवाएगा कि सभी भी व्यक्ति को क्या है, मौलिक अधिकार को मानना कंपलसरी है। तो यानी कि लागू कौन करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करवा सकता है, लागू करवाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय द्वारा क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय का सीधा सीधा मतलब है सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या करवाएगा मेरे भाई, लागू करवाएगा। क्या करवाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करवाता है। उसी में समझते हैं इनका जो स्वरूप है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इनका जो स्वरूप होता है, यानी कि जो इनका रूप होता है वो कौन सा होता है, नकारात्मक होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप होता है वो नकारात्मक होता है या सकारात्मक या दोनों होता है। तो मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो क्या होता है, नकारात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। अब समझते हैं कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, कुछ मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशियों के लिए भी हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, कौन कौन से अधिकार विदेशियों के लिए हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं उन्हीं के साथ कुछ मौलिक अधिकार ऐसा भी है कोई विदेशियों के लिए। जैसे कि मान लो भारत के अलावा किसी अन्य देश के हैं, उन देशों के लिए क्या है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसमें से दो देश हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए क्या है, विशेष अधिकार नहीं दिए गए। जैसे कि विशेष अधिकार में जैसे आप समझेंगे नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार है, आर्टिकल 15 भारत के नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 16 क्या है, भारत के नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 15 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 क्या है, ये सिर्फ जो मौलिक अधिकार है केवल किसके लिए है, नागरिकों के लिए है। आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए, चारों ऑप्शन दे सकता है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक विकल्प मिल सकता है आपको। उसी में सब समझते हैं कि कौन कौन से अधिकार ऐसे होते हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 16 आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 का 22 और आर्टिकल 23। अब ये जो अधिकार है भारत के नागरिकों के साथ साथ किसको है, विदेशियों को प्राप्त हैं। अब जो दो देश ऐसे हैं जो विदेशियों को नहीं है, किस किस को इसमें से प्राप्त नहीं है, सभी ये अधिकार जो विदेशियों में है, एक पाकिस्तान और एक किसको नहीं है, सभी बांग्लादेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त। तो आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा अधिकार या कौन कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, तो बता सकते हैं नॉर्मली कौन कौन से अधिकार आपको विदेशियों को प्राप्त हैं। उसी में समझते हैं। अब भारत में मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में क्या हुआ था, आपके पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के अधिकार दिए थे,
आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के अधिकार दिए गए थे? 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। अब 7 प्रकार में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि अब आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो समझते हैं कि जब भारत का संविधान बना था तब कौन कौन से अधिकार थे। तो सबसे पहले कौन सा अधिकार था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल मेरे भाई 12 यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो अधिकार आते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार होता है। अब दूसरा कौन सा था मौलिक अधिकार? जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया है? 19 से 22 तक के जो अधिकार हैं उसमें दिया है, आर्टिकल्स हैं। आपसे पूछ लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति का शोषण कैसे हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये दोनों मेन क्या है आपके पास? शोषण, यदि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या किसी के साथ किसी भी 14 साल से बड़े या 14 साल से छोटे बच्चे को जबरदस्ती काम करवा रहे हैं या कारखानों में काम करवा रहे हैं या जोखिमपूर्ण में काम करवा रहे हैं, तो वो क्या है? शोषण हो रहा है किसी भी व्यक्ति का। जब किसी भी व्यक्ति का शोषण होता है उनसे रिलेटेड जो अधिकार हैं उन्हें क्या बोला जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला जाता है। ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 23 से 24 में है। आपसे पूछ लिया जाता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो किस में है मेरे भाई? आर्टिकल 25 से 28 तक आपके इसमें दिया गया है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो किस में है शिक्षा का अधिकार? आपके पास आर्टिकल 29 और 30 में दिया जाता है। ये आपके मूल अधिकार, मूल संविधान में थे। और उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस में था? उस समय आर्टिकल 31 में था। किस में था? आर्टिकल 31 में था। किस में था? आर्टिकल 31 में था और 19 का अड़ा में था। तो अब ये अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको क्या कर दिया गया मेरे भाई? इसे मूल अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया या संवैधानिक अधिकार कब बना? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब होता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। आपसे पूछ लिया जाता है प्रेजेंट टाइम में जो संपत्ति का अधिकार है किस में है? तो किस में है मेरे भाई? भाग 12 में है और आर्टिकल 300 के ए में दिया गया है। उसी के बाद आता है साथ में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है किस में दिया गया है? आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को एक स्पेशल बोला जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय बोला गया है। और इसी में क्या न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। यदि आर्टिकल 32 ना होता तो बाकी के जितने भी अधिकार है उनका क्या होता? कोई फायदा नहीं होता। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनको क्या बोला है? भारत के संविधान की आत्मा और हृदय बोला है। अब इन्हीं को समझते हैं कि एक एक करके कि समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या होता है, संपत्ति का अधिकार क्या होता है और संवैधानिक अधिकार क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं, यहीं पर छोटा सा है कि शिक्षा का अधिकार। जैसे कि शिक्षा का अधिकार आपने सुना होगा कि शिक्षा का जो अधिकार था, शिक्षा के अधिकार को पहले मूल अधिकार में नहीं था तो इसको भी जोड़ा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा जो शिक्षा का एक अधिकार है जिसे संविधान में संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, इसे आर्टिकल 21 के ए में। वो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। ये शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है 6 वर्ष से लेकर, यानी कि किससे दिया गया है? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या दिया गया है? आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या बोला गया है? सीधा सीधा बोला गया आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया और इसमें सीधा सीधा बोल दिया कि जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा? फ्री शिक्षा मिलेगा। आपने देखा होगा आज भी सरकारी स्कूलों में क्या होता है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जितने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको फीस ली जाती नहीं होती। तो उनको क्या मिला है? ये अधिकार मिला है। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कई बार एसएससी में भी पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में, जैसे कि दिल्ली पुलिस में लगातार 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल द्वारा जोड़ा गया? एक किस आर्टिकल में है या किस संविधान संशोधन में है? तो किस में है मेरे भाई? 86वें संविधान संशोधन में है।
अब समझते हैं एक एक करके आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 35 तक क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 क्या है, राज्य की परिभाषा देता है। राज्य क्या है यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। वहां पर राज्य का मतलब है एक एक अलग अलग स्टेट से, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है या अलग अलग राज्य हैं, तो राज्य से। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 12 कहता है, आर्टिकल 12 सीधा सीधा कहता है कि यहाँ पर राज्य का मतलब एक राष्ट्र से है। किससे है, राष्ट्र से है। राज्य का मतलब क्या है, एक राष्ट्र से है। और राष्ट्र का मतलब क्या है मेरे भाई, भारत से है। किससे है, भारत से है। अब राज्य क्या होगा, राज्य का सीधा सीधा मतलब है, इसमें क्या होगा, संघ की संसद होगी और क्या होगा, सरकार होगा। जैसे आपने देखा होगा भारत में क्या है, एक संसद है और एक क्या है, सरकार है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये यहाँ पर किसको डिनोटेट कर रहा है, पूरे भारत देश को। ये जो राज्य कर रहा है डिनोटेट कर रहा है कि भारत को दर्शा रहा है कि पूरा ये जो राष्ट्र है यानी कि जो राज्य है, राज्य किसको दर्शाया गया है, भारत को दर्शाया गया है। इसमें क्या होगा, प्रांत की विधानमंडल होगी और क्या होगा, सरकार होगा। जैसे आपने देखा होगा कि पूरा एक भारत है और भारत के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रांत होते हैं। प्रांत का मतलब सीधा सीधा मतलब है अलग अलग स्टेट होते हैं, उसमें क्या होता है, विधानमंडल होता है और उसमें भी क्या होती है, अलग अलग सरकार होती है। जैसे कि आपने देखा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल है और वहां पर जो सरकार है किसकी होती है, मुख्यमंत्री होती है। अब उसी में आता है स्थानीय संस्थाएं होंगी। इन स्थानीय संस्थाएं कैसे होंगी, जैसे ग्राम सभा होंगी। ग्राम सभा में आप नॉर्मली समझ सकते हैं, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में भी क्या क्या है, आर्टिकल 12 बताता है कि नगर पालिका होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में है। या आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन हुआ या नगर पालिका का गठन हुआ, तो आप देखेंगे ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा बोला जाता है और नगर पालिका के बारे में किस में बोला जाता है मेरे भाई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा बोला जाता है। तो आर्टिकल 12 इसमें यहाँ पर किन किन बातों की बात करता है, पहला क्या लाता है, संघ की संसद और सरकार। दूसरा क्या है, प्रांत की संसद और वहां की सरकार क्या होगी। तीसरा होता है स्थानीय संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन और नगर पालिका के बारे में इसको दर्शाया गया है। उसके बाद होता है सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था। सरकार की शक्ति को कौन प्रयोग करेगा, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, इनके बारे में दर्शाया गया है। तो आपसे पूछ ले आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 का मतलब है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का सीधा सीधा मतलब क्या है, यहाँ पर राष्ट्र क्या होगा, राष्ट्र कैसा होगा, भारत कैसा होगा। अब समझते हैं आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 का सीधा सीधा मतलब है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को क्या करता है, कम करता है या समाप्त करता है। तो संसद के पास क्या है, मौलिक अधिकारों में क्या कर सकता है, कानून कर सकता है। तो आर्टिकल जब मूल अधिकार था तो मूल अधिकार में सीधा सीधा क्या कहलाया कि संसद के पास ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती या ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को क्या करता हो मेरे भाई, कम करता हो या समाप्त करता हो। फिर अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के माइंड में अलग अलग आता है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। तो हुआ क्या, तो इसमें अलग अलग केस आते हैं, उन अलग अलग केसों को समझते हैं। पहला केस आता है शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया और इसमें बोला कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कर सकते हैं। पूरी तरह से परिवर्तन नहीं कर सकते बल्कि क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन भी क्या होगा, विशेष बहुमत पर आधारित होगा। किस पर होगा, विशेष बहुमत पर आधारित होगा। उसके बाद सज्जन सिंह केस आता है। सज्जन सिंह केस कब आया था, 1965 में आया था। इसमें सीधा बोला हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या कर सकते हैं, विशेष बहुमत में कर सकते हैं। उसके बाद आता है गोलकनाथ बनाम केस। कौन सा था, गोलकनाथ बनाम केस, और 1967 में आया। इसने बोला कि मौलिक अधिकार में हम क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। और एक सिद्धांत दिया या एक मेथड दिया जिसे बोलते हैं भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत। आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत किसमें दिया या किस आर्टिकल में दिया या किस में दिया है, यानी कि कौन सा केस था जिसमें भविष्य लक्ष्य सिद्धांत दिया गया। तो किसमें दिया गया था मेरे भाई, गोलकनाथ बनाम केस में इस केस को दिया जाता है। अब समझते हैं कि केशवानंद भारतीय केस क्या है। केशवानंद भारतीय केस 1973 में आता है और इसमें बोला जाता है कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन एक सिद्धांत दिया जिसे बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब होता है मूल ढांचे का सिद्धांत। और मूल ढांचे का सीधा सीधा क्या है, मूल ढांचे का मतलब होता है कि हम संविधान के मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं कर सकते, मूल ढांचे में। ये जो केस आया था ये केरल के, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे,
ये केरल के एक मंदिर के कौन थे, संत थे, और इन्होंने क्या करा था, इनका एक प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद था, और उस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उसके जो एरिया था, इनका जो सर्कल था, जो मंदिर था, उसके क्षेत्र को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। इसी के लिए कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय केस लाता है, तो बोलते हैं कि ठीक है, मौलिक अधिकार में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन भी करेंगे तो लेकिन इसके मूल ढांचे में नहीं करेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मूल ढांचे का सिद्धांत किस आर्टिकल में दिया, यानी कि किस केस में दिया गया है, तो किस केस में दिया गया है, केस बनाम भारतीय बनाम में, इसमें मूल ढांचा। एक वर्ड आता है कि मूल ढांचा क्या होता है, मूल ढांचा क्या होता है, जैसे कि आप समझते हैं मूल ढांचा क्या है, संविधान में ये स्पष्ट नहीं है कि किसको मूल ढांचा माना जाए या किसको मूल ढांचा नहीं माना जाए, तो प्रस्तावना के अकॉर्डिंग इसको समय समय पर बोल दिया जाता है कि मूल ढांचा ये होगा, मूल ढांचा ये नहीं होगा। जैसे आप बात करें कि मूल ढांचा क्या मान लेते हैं, बॉडी है, बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिसके बिना आपका शरीर नहीं चलेंगे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, तो क्या वो जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, हाथ एक मूल ढांचा नहीं है। किसी की मान लो एक आंख खराब हो जाती है, वो फिर भी जीवित रहेगा। मान लेते हैं किसी का क्या खराब हो जाता है, पूरे फेफड़े खराब हो जाते हैं और किडनी खराब हो जाती है, तो ये क्या है, हृदय खराब हो जाता है, तो क्या हृदय खराब होने के बाद तो यदि किसी मानव का हृदय निकाल लिया जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता। तो हृदय जैसे शरीर में क्या होता है, मूल ढांचा होता है, वैसे ही संविधान में क्या है कि जो मौलिक अधिकार है उनके जो मूल ढांचा है, उन मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते मेरे भाई, परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी के बाद आता है मिनर्वा मिल्क केस, कब आता है, 1980, और 1980 में सीधा सीधा बोला गया हाँ ठीक है, मौलिक अधिकार में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन क्या कर सकते हैं, जो इन्होंने केशवानंद भारती केस में बोला गया था, सेम ही क्या बोलते हैं, मिनर्वा मिल्क केस में ये बोला जाता है कि हाँ हम इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि वर्तमान में मूल अधिकारों से संबंधित स्थिति कैसी है, क्या संशोधनीय है, संशोधन हो सकता है या नहीं। तो अभी जैसे कि अभी मैंने बताया था 1973 में एक सिद्धांत आया, 1973 में एक सिद्धांत आया जिसमें बोला गया था हाँ संशोधन कर सकते हैं। तो वर्तमान में स्थिति वही है कि क्या है, मूल अधिकार में क्या कर सकते हैं, संशोधनीय है, यानी कि मूल अधिकार में क्या कर सकते हैं, हम समय समय के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, संशोधन कैसे होगा, तो किस स्थिति में होगा, विशेष बहुमत से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूल अधिकार में हम संशोधन कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, विशेष बहुमत के द्वारा मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि संशोधन तो कर सकते हैं, तो किस में नहीं कर सकते, मूल ढांचे में नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने बताया था केशवानंद भारती बनाम केस में एक सिद्धांत आया, मूल ढांचे का सिद्धांत, और मूल ढांचे में सीधा सीधा बोला गया कि आप संविधान के मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकार में मूल ढांचा पाया जाता है, तो उस मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि संविधान का ऐसा आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, मूल ढांचा है। अब आर्टिकल 32 को ही खत्म कर दिया जाएगा, यदि उसमें परिवर्तन हो जाएगा तो पूरा मौलिक अधिकार क्या है, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या बोला जाता है, जैसे आर्टिकल 32 है, तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 क्या है, आपके पास मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यही समझेंगे कि वर्तमान में मूल अधिकारों की क्या क्या स्थिति है, तीन स्थिति है। पहला है संशोधन हो सकता है, विशेष बहुमत से संशोधन होगा, और क्या होगा, मूल ढांचे में क्या नहीं होगा, इसमें संशोधन नहीं होगा। अब समझते हैं समानता का अधिकार, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, जैसे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था राइट टू इक्वलिटी क्या है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में किस आर्टिकल में बताया, आर्टिकल सॉरी गलत लिख दिया, ये आर्टिकल किस में है, 14 से 18 तक किस में दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में दिया। मैनेजमेंट वाले भी कहीं भी कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं। तो आर्टिकल किस में है, जो समानता का अधिकार है किस में है मेरे भाई, आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। अब आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 सीधा सीधा कहता है भारत में कानून के समक्ष क्या होगी, समानता होगी, और कानून के समक्ष क्या होगा, संरक्षण होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कानून के समक्ष समानता क्या होती है, कानून के समक्ष संरक्षण क्या होता है। आपके कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछ लिया जाता है, कानूनों के समान संरक्षण कहां से लिया गया है, कानूनों के समक्ष समानता कहां से ली गई है। तो उसी में समझते हैं कानूनों के समक्ष समानता क्या है। तो देखेंगे कि जो कानूनों के समक्ष समानता है कि कौन सी अवधारणा है, यानी कि एक नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, कैसे ये नेगेटिव, इसको भी समझते हैं। तो इसका कानून के समक्ष संरक्षण का मतलब क्या है कि विशेष अधिकारों का ना होना, विशेष अधिकारों का ना होना, किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं होना, विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, अब जैसे आपने सीधा सीधा आर्टिकल
ये कह रहा है 14 कि कानून के समक्ष समानता है, कानून सबके लिए समान है, चाहे वो गरीब होगा चाहे वो अमीर होगा, सबके लिए समान है। लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम में, या किसी के लिए क्या है, मान लेते हैं आप नौकरी में है, नौकरी में जाएंगे तो सबके लिए क्या होगा, समान अवसर मिलेंगे, समान समानता होगी। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता। तो क्या है, इसमें कुछ के साथ विभेद किया जाता है। विभेद का सीधा सीधा मतलब है, जैसे SC ST हुए या महिलाएं हुई, तो इनके लिए क्या दिया जाता है, इनके लिए एक अलग अधिकार दे दिया जाता है। इनके लिए अवसर की समानता तो छोड़ो, प्लस इसी में ये दे दिया जाता है, कानून के समक्ष संरक्षण होने के साथ साथ ये अधिकार भी दे दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि कानून के समक्ष समानता क्या है। कानून के समक्ष समानता का सीधा सीधा अधिकार है कि किसी के व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं होना। और अब आपसे पूछ लिया जाता है ये कहां से लिया गया है, कानूनों के समक्ष समानता जो ली गई है मेरे भाई, कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। आपसे पेपर में पूछ ले गए कानून के समक्ष समानता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। विशेष अधिकार, आप समझते हैं कि विशेष अधिकार क्या है। विशेष अधिकार को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला होता है कि सबल के पक्ष में अधिकार, एक होता है निर्बल के पक्ष में। सबल का मतलब क्या होता है, सबल के पक्ष में मतलब समझते हैं, सबल के पक्ष में विशेष अधिकार होगा, निर्बल के पक्ष में यानी कि सकारात्मक विभेद होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि SC ST और महिलाओं के लिए क्या है, एक स्पेशल क्या होगा, अधिकार होगा। तो इसलिए क्या है, ये नेगेटिव अधिकार भी बोल सकते हैं इसको। अब आता है कानूनों के समक्ष संरक्षण। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके कई बार एग्जामों में पूछा है कानून के समक्ष संरक्षण। कानून के समक्ष संरक्षण कहां से लिया गया है, तो सबसे पहले समझते हैं कानून के जो समक्ष संरक्षण है तो कहां से लिया गया है मेरे भाई, अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष संरक्षण का मतलब क्या है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है समान परिस्थितियों में कानून को समान रूप से लागू करना। आपके पास समान परिस्थिति है तो कानून क्या होगा, सभी भी व्यक्ति के लिए समान रूप से क्या होगा, लागू होगा। तो ये क्या है, कानून के समक्ष संरक्षण है। कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है मेरे भाई, अमेरिका से लिया गया है। और इस यह क्या है, ये अनुपातिक समानता के विचार पर आधारित है। आपसे पूछ ले किस विचार पर आधारित है, यानी कि समानुपातिक विचारधारा पर आधारित है, या आपसे बोलते हैं अनुपातिक विचारधारा पर आधारित है। अभी जैसे भारत में कौन सी समानता है, अनुपातिक समानता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 का सीधा सीधा मतलब है राज्य अपने नागरिकों को धर्म, जाति, मूल, वंश और लिंग के आधार पर, कहने मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मैंने कल भी क्लास में आपको पढ़ाया था, मान लेते कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है या कोई व्यक्ति साउथ का है, तो उसे धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या उसके कलर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि साउथ में व्यक्ति क्या है, काले हैं, जम्मू कश्मीर में क्या है, व्यक्ति सुंदर हैं, तो उनके कलर के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो भारत का आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 15 सीधा सीधा क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो अब जैसे इसके लेकिन 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद क्या है, जैसे महिला, बच्चे, SC ST दुर्बल वर्ग में क्या दे सकता है, संरक्षण दे सकता है। एक स्पेशल इनको क्या दे सकता है, संरक्षण दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि महिलाओं को एक स्पेशल संरक्षण दे दिया जाता है, या SC ST के व्यक्तियों के लिए क्या दे दिया जाता है, अलग अलग संरक्षण दिया जाता है। अब इसी में आ जाता है एक संविधान संशोधन हुआ जिसे बोला जाता है 93वां संविधान संशोधन, और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे आर्टिकल 15 का 5 कहते हैं। आपको कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 15 का 5 क्या है। आर्टिकल 15 का 5 क्या है, इसमें क्या होता है, ओबीसी के लिए निजी संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों में क्या करेगा, इसमें प्रावधान करेगा। यानी कि जैसे ओबीसी के लिए क्या होगा, निजी संरक्षणों में क्या होगी, निजी संस्थान खोल सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा जामिया इस्लामिया, या आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक है वो क्या कर सकते हैं, अपने निजी संस्थाएं खोल सकते हैं। तो ये इसी में आर्टिकल में दिया गया है। अब समझते हैं, संसद ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के नामांकन की प्रक्रिया को आरक्षण अधिनियम पारित किए। कौन कौन से आरक्षण अधिनियम किए, भारत के आरक्षण कौन कौन से हैं। जैसे आपने देखो को आज भी अलग अलग व्यक्तियों को आरक्षण मिलता है। जैसे SC के लिए अलग आरक्षण मिलता है, OBC के लिए अलग आरक्षण मिलता है, ST के लिए अलग आरक्षण मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे अभी आता है ईडब्ल्यूएस के लिए अलग आरक्षण मिलता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि कल की क्लास में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण क्या
हमारे बीजेपी सरकार के द्वारा मिला है या इससे पहले भी ईडब्ल्यूएस के बारे में कोई भी संरक्षण मिल चुका है? या आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन सा संरक्षण जो शिक्षा संस्थानों में है, उन संरक्षणों को कल की क्लास में पढ़ते हैं, एक बार समझ लेते हैं। भारत में जो संरक्षण होगा 3 टाइप से देख सकते हैं। एक होता है राजनीतिक संस्थाओं में संरक्षण दिया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं में संरक्षण कैसे दिया जाता है? जैसे आपने देखा होगा ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम आपको संरक्षण मिलता है। संरक्षण कैसे मिलता है? जैसे कि आपके गांव में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो आपकी सीट चुनी जाती है, तो कभी कभी देखा होगा कभी सीट जनरल में आती है, कभी सीट एससी में आती है, कभी सीट किस में आती है, ओबीसी में आती है, या कभी कभी सीट स्पेशल बोल दिया जाता है ये महिलाओं के लिए, या इस पर चुनाव क्या होंगे, महिला ही लड़ेंगी। उसका आता है नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, या नौकरी में क्या मिल सकता है, संरक्षण मिलता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16 का। और शिक्षण संस्थाओं में भी क्या मिलता है मेरे भाई, ये आरक्षण मिलता है। ये पूरे आरक्षण के टॉपिक को कल समझते हैं कि आरक्षण क्या है, कैसे मिला, किस किस को मिलना था, या मूल अधिकार में मिला है या मूल अधिकार के बाद में जोड़ा गया, या किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या किन व्यक्तियों ने मूल आरक्षण को यानी कि ओबीसी को आरक्षण कब दिया, ये पूरी कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।